Hello student, my name is Anita Rathore. Today we will start next topic. Basically ये last topic है हमारे इस chapter का, polarizing vector and dielectric strength. Second है parallel plate capacitor with a dielectric slab. Last video में आप लोग नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पोलराइजिंग वेक्टर बेसिकली क्या होता है, यह जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोलराइजेशन को, कि वो कितना पोलराइज्ड है या उसकी पोलराइजेशन पावर कितनी है, उसको मेज़र करने का एक तरीका है ये पोलराइजेशन वेक्टर। या किसी भी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो हम पोलराइजेशन वेक्टर के थ्रू बता सकते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी एटम का पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो n है, देन डायपोल मोमेंट जो होगा उसका पर यूनिट वॉल्यूम में वो होगा टोटल डायपोल मोमेंट डेंसिटी, यानी कि P है वो ये तो जो है हमारा यहाँ पर ये कैपिटल P है, ये है टोटल डायपोल मोमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा नेट डायपोल मोमेंट है। और ये जो स्मॉल p है वो है हमारा एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो हमारा डायपोल मोमेंट है वो। अब सपोज अगर पर यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू एन पी, यानी कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास किसी पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, स्मॉल n, ठीक है। और एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का जो हमारा डायपोल मोमेंट है वो कितना है, स्मॉल p। तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जिसको हम कैपिटल P से शो कर रहे हैं, वो हो जाएगा n इंटू स्मॉल p। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस कैपिटल P से हम उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के टोटल वॉल्यूम में नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। द पोलराइजेशन वेक्टर मेजर्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, यानी कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पोलराइजेशन को नापने की एक क्या है, एक उसको नापने की एक डिवाइस है। इट इज़ डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट ऑफ द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, और ये पर यूनिट वॉल्यूम में डायपोल मोमेंट को बताता है। द एसआई यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम जिसका कि आपका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और कूलम यानी कि उसमें कितना चार्ज है। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ is the maximum value of electric field intensity that can be applied to the dielectric without its electric breakdown। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वो कैपेसिटी जिसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड कर सके, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड कर सके विदाउट ब्रेकिंग इट्स इंसुलेशन, यानी कि वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, एक इंसुलेटर है, और अपनी इस इंसुलेटर या इंसुलेटिंग की प्रॉपर्टी को खोए बिना वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने ऊपर होल्ड कर सकता है वो होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि वो इंसुलेटर भी बना रहे, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी ना खोए, इंसुलेटर भी बना रहे और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी होल्ड कर सके। तो ये जो मैक्सिमम पावर है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम की, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को होल्ड कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि वो अपना इंसुलेशन यानी कि उसका जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है वो ना हो, तो उसको हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
Its SI unit is volt per meter and its practical unit is kilovolt पर मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इसका प्रैक्टिकल यूनिट है और ये इसका SI यूनिट है। अब यहाँ पर एक टेबल में आपको दे रखा है, कुछ डायलेक्ट्रिक्स दे रखे हैं और उनकी स्ट्रेंथ दे रखी है। स्ट्रेंथ जो है वो है किलोवोल्ट पर मिलीमीटर में। तो वैक्यूम की होती है इन्फिनिटी, यानी कि वैक्यूम एक ऐसा डायलेक्ट्रिक मीडियम है जिस पर हम कितना भी उस पर हम कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को होल्ड करा सकते हैं, उस पर हम कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। एयर की होती है 0.8 to 1, ये मतलब इसकी रेंज है। पोर्सिलिन की होती है 4 to 8, पायरेक्स की होती है 14, पेपर की होती है 14-16, यानी कि इसकी भी काफ़ी ज़्यादा है पेपर की। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कोई कैपेसिटर को जब हम तोड़ के देखते हैं तो उसके बीच में जो दो उसकी पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच में पेपर्स निकलते हैं। रबर की होती है 21 एंड माइका की होती है सबसे ज़्यादा 160 to 200। क्लियर। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये एक डेरिवेशन है। तो इसमें देखिए यहाँ पर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो आप इस डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में ये देखिए, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है या ये प्लेट और ये प्लेट एक कैपेसिटर की प्लेट है जिसमें इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, d। क्लियर। अब इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब हमने इंसर्ट कर दी है। तो इसमें जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से था वो ये हो गया +2 और जिसको हम शो कर रहे हैं E0 वेक्टर से। और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू अट्रैक्ट होगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के थ्रू की ओर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगा, यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो अब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो हो गया EN E0 - EP और यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो मोटाई है वो कितनी है, T। क्लियर। सो वी नो दैट V = होता है E0 D - T + ENT। अब ये कहाँ से आया है, ये आया है, हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ था, जो हमारा फॉर्मूला था आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये DE = होता है dV/dr। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर dV निकालें तो dV = हो जाएगा dr × dE, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो V = अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 और डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है D और इसमें से ये स्लैब वाला डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे तो D - T प्लस अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि EN × T कौन सा है, जो स्लैब की हमारी मोटाई है वो। ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरीके से आई। एंड वी नो दैट K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमने अभी पढ़ा हुआ है E0/En होता है। तो यहीं से हमने En की वैल्यू निकाल ली, E0/K। अब यहाँ पर En की जो ये वाली वैल्यू है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब इसमें से मैंने क्या किया है, इसमें से हमने E0 को कॉमन निकाल लिया है। E0 = होता है σ/ε0, जो हमने गॉस थ्योरम से पढ़ा है, और सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A
ठीक, तो ये वाली वैल्यू ई नॉट की हम कहाँ पुट करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये जो वैल्यू है ई नॉट की वो हम इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। अब C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। अब जो V की वैल्यू आई है वो आप इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा ये A से एक। ठीक है, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ई नॉट की जो ये वाली वैल्यू थी वो हमने यहाँ पुट करी, और फिर V की जो ये वैल्यू आएगी वो उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो आपको आंसर ये मिलेगा। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ जाएगा। अब अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि हमने इसमें से D कॉमन ले लिया है, तो C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये होगा 1 माइनस टी अपॉन D, 1 माइनस टी अपॉन के। तो यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट, ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C नॉट। क्लियर। तो यहाँ पर जो न्यू कैपेसिटेंस है वो न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू ये होगी, यानी कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंसर्ट कराते हैं। जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं उनमें ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट होती है, और जिसको हम जनरली प्रैक्टिकल लैंग्वेज में क्या करते हैं, कंडेंसर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, सो C इज ग्रेटर देन C नॉट, यानी कि C की वैल्यू जो होती है वो C नॉट से ज़्यादा हो गई, देयरफॉर कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विद इंट्रोड्यूस ऑफ डाइलेक्ट्रिक slab. If the dielectric slab occupies the whole space between the plates, then T equals to D. Then अगर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो पैरेलल प्लेट में जितनी भी जगह है अंदर, उस पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर ले, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी C इक्वल्स टू के सी नॉट। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C इक्वल्स टू के सी नॉट, यानी कि उस कंडीशन में T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D। क्लियर। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा K इक्वल्स टू C अपॉन C नॉट, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी C अपॉन C नॉट। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं कि इन क्वांटिटीज़ का डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर क्या फ़र्क पड़ता है, या डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देने पर इन क्वांटिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो चार्ज है फर्स्ट क्वांटिटी, अगर हम बैटरी को विद बैटरी डिस्कनेक्टेड, अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करके रखते हैं तो चार्ज सेम रहेगा, अगर बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस चाहे हम बैटरी डिस्कनेक्ट करें या कनेक्ट करें, दोनों में ही इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, और बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो डिक्रीज हो जाएगा, और बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो सेम रहेगा। एनर्जी स्टोर्ड, बैटरी डिस्कनेक्ट है तो रिमेन सेम, और बैटरी कनेक्टेड है तो ये इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली हमें ज़्यादा से ज़्यादा किससे मतलब होता है, हमें ज़्यादा से मतलब होता है चार्ज, कैपेसिटेंस और एनर्जी स्टोर। जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो जा रही हैं। तो चार्ज जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं तो हमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब का यूज़ करके हमें कैपेसिटर का जो साइज़ है वो बढ़ाए बिना ही हम अपना चार्ज को, जो हमारा रिक्वायर्ड चार्ज है उसको हम गेन कर सकते हैं। क्लियर। तो इसके साथ ही ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया।